नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का आज ये तीसरा लेक्चर होने वाला है और इसमें आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। वो है संविधान की प्रस्तावना। संविधान में जितनी भी अनुसूचियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और संविधान के स्रोत कौन कौन से देशों से भारत के संविधान का जो स्रोत है वो कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से देशों का संविधान है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और कौन कौन से जो वो देश हैं जिनके संविधान से भारत के संविधान में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जोड़े गए हैं, तो इनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और प्रस्तावना यहाँ से बहुत सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर और इस लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं पहले प्रस्तावना से। क्या है संविधान की प्रस्तावना? संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्देशिका। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया था संविधान सभा में और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में कहा गया उद्देशिका यानी प्रस्तावना। उद्देशिका इसको इसलिए भी कहा जाता है कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो यह बताती है कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, या जो ये प्रस्तावना है ये बताने का प्रयास करती है कि हमारे संविधान का स्वरूप क्या है। तो अगर आपको भारत का संविधान समझना है तो अगर आप संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ते हो तो आप भारत का संविधान समझ पाओ कि भारत का संविधान एक्चुअली क्या है, वो क्या कहना चाहता है, उसका स्वरूप क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो पहले एक बार हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे और इस प्रस्तावना में जो टर्म है, यहाँ पे जो शब्द हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि प्रश्न यहीं से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ऐदर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो यह है संविधान की प्रस्तावना और इसको अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अब जो ये प्रस्तावना में शब्द हैं दोस्तों इनको समझने का प्रयास करते हैं। क्या है यहाँ पे? सबसे पहले हम भारत के लोग, यानी जो भारत की क्या है जनता है उसके बारे में ये कहा गया है। हम यानी भारत के लोग यानी जो भारत की जनता है। तो देखो ये जो संविधान है वो किसने अंगीकृत किया है? भारत के लोगों ने, यानी संविधान की जो वास्तविक शक्ति है वो भारत के लोग ही हैं। संविधान का जो स्रोत है वो भारत के ही लोग हैं क्योंकि वही क्या कर रहे हैं, इसको अंगीकृत कर रहे हैं और उन्हीं ने कहा है कि हम इसको अडॉप्ट करेंगे, हम इसको मानेंगे, हम इसको अंगीकृत करेंगे। तो हम भारत के लोग क्या हैं? भारतीय संविधान की शक्ति या भारतीय संविधान का स्रोत है। भारत को कैसा बनाएंगे हम भारत के लोग? तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। अब क्या है ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य? तो एक एक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये जो टर्म है, देखो दो प्रकार के स्टेट होते हैं, राष्ट्र होते हैं। एक होता है डोमिनेंट स्टेट और एक होता है प्रभुत्व संपन्न स्टेट। तो जो भारत है वो कैसा स्टेट है? वो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न स्टेट है। जब मैं स्टेट की बात करूं तो यानी मैं भारत देश की बात कर रहा हूं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वो स्टेट होता है जो अपने सारे निर्णय स्वयं लेता है, चाहे वो आंतरिक मामले हो, चाहे वो बाह्य मामले हो, चाहे वो विदेशी मामले हो, चाहे किसी देश के साथ कोई संधि करनी हो, कोई सीमा विवाद हो किसी देश के साथ, तो वो स्वयं भारत अपने आप ही लेगा। उसके लिए भारत स्वयं क्या है, कोई भी मसला है वो उनका निस्तारण भारत स्वयं करेगा। तो यानी भारत क्या है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। जबकि जो डोमिनेंट स्टेट होता है वो क्या होता है? वो दूसरे देश पर निर्भर होता है। जिसका वो डोमिनेंट स्टेट होता है उस पर वो निर्भर रहता है, यानी वो किसी दूसरे का एक क्या होता है? सह राज्य होता है। यानी हम कह सकते हैं कि भारत एक क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। समाजवादी, देखो भारत में जो समाजवाद है वो लोकतंत्रात्मक समाजवाद है, यानी सोशलिस्ट। तो लोकतंत्रात्मक समाजवाद है भारत में, और जो लोकतंत्रात्मक समाजवाद है उसका मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि अवसर की जो असमानता है उसको समाप्त करना और समानता को बढ़ावा देना। गरीबी है उसको समाप्त करना।
आय और जीवन स्तर, और जो जीवन स्तर है इसमें जो असमानता है उनको भी समाप्त करना। यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अवसर की असमानता को समाप्त करना, यानी समानता को बढ़ावा देना। यह है लोकतंत्रात्मक समाजवाद का मुख्य उद्देश्य, जिसमें जो गांधीवादी समाजवाद है उसकी ओर ज्यादा झुकाव है भारतीय संविधान का, भारत देश का। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष, या इसको धर्म निरपेक्ष भी कहा जाता है। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष क्या होता है? राज्य जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता है, एक पर्टिकुलर धर्म नहीं होता है इस राज्य का, ये सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है, सभी धर्मों का सम्मान करता है। तो भारत एक पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर सभी धर्म के जो लोग हैं वो रहते हैं और उनको सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है। सभी को जो उनका धार्मिक अनुष्ठान है, जो उनका धर्म है, उनको मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है भारत में। लोकतंत्रात्मक, अब देखो लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष, इसको समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। पहले लोकतंत्र होता क्या है? यानी लोगों का शासन। यानी भारत में जो शासन है वो लोगों का है। जो यहाँ पे शासन करेंगे उनको चुनाव कौन करेगा? लोग करेंगे, यहाँ की जनता करेगी। यानी यहाँ पे कैसा शासन है? लोकतंत्रात्मक शासन है। लेकिन फिर लोकतंत्रात्मक शासन को बांटा गया है दो भागों में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो लोकतंत्रात्मक शासन वो देखने को मिलता है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड में दोस्तों ये इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ की आबादी, यहाँ की संख्या कम है। अब पहले प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता क्या है इसको समझने का प्रयास करो। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो जनता होती है वो डायरेक्ट क्या करती है? मतलब डायरेक्ट उससे जनता का सीधा संबंध होता है, और इसमें निर्णय लेने की जो मतलब जो नागरिक होते हैं, जो जनता होती है, वो सीधे तौर पर निर्णय ले सकता है किसी भी मुद्दे पर। जैसे एक एग्जांपल समझो, एक छोटा सा गांव है और एक गांव की सभा है, गांव की सभा। अब गांव के कल्याण हेतु तो कोई निर्णय लेना होता है तो ये ऐसा तो करेंगे नहीं कि ये जाएंगे देश के प्रधानमंत्री के पास या जाएंगे किसी नेता के पास। इनको अपने गांव में क्या करते हैं, अधिकांश अभी भी गांव में देखने को मिलता है, और पहले तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता था। तो गांव के लोग इकट्ठा होंगे, एक सभा बुलाएंगे, एक पेड़ के नीचे बैठेंगे, और फिर सभी गांव के लोग उस पर क्या करते हैं, अपनी राय देते हैं और फिर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यानी जो जनता है वो किसी भी मुद्दे पर क्या कर रही है, प्रत्यक्ष रूप से चर्चा कर रही है और उस पर अपने विचार दे रही है, अपने सुझाव दे रही है। तो इसे कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन भारत में जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत के लोग, जो जनता है वो क्या करती है, नेताओं को चुनती है, और फिर देश को कैसे चलाना है, देश के बारे में जो निर्णय लिए जाएंगे वो नेता लेते हैं, वो जनता नहीं लेती। फिर वो जो चुनकर हमने भेजा है नेताओं को, फिर 5 साल तक वो क्या निर्णय लेते हैं क्या नहीं लेते हैं वो उन पर निर्भर करता है। तो भारत में कैसा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जबकि स्विट्जरलैंड में है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहीं सफल हो सकता है जहां पे संख्या कम है, जहां की आबादी कम है। क्योंकि इतने सारे देश अगर अपने निर्णय स्वयं लेने लगे, अपने विचार प्रकट करने, पता नहीं कितने विचार हो जाएंगे, तो इसलिए भारत में ये संभव नहीं था। और गणराज्य यानी जो भारत का मुखिया होता है उसका निर्वाचन किया जाता है। भारत एक वंशानुगत देश नहीं है, वंशानुगत राष्ट्र नहीं है। वंशानुगत यानी जिसका जो मुखिया होता है वो वंशानुगत हो। भारत है वो एक गणराज्य है। यहाँ का जो मुखिया होता है, राष्ट्रपति होता है, उसका निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं है। तो यहाँ पे हम भारत के लोग भारत को कैसे बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ये टर्म दोस्तों आपको समझ में आ गई, तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो प्रस्तावना में प्रश्न बनता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो 3 प्रकार के न्याय की बात, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर। तो 3 न्याय की यहाँ पे प्रस्तावना में बात की गई है। और 5 न्याय, ठीक है, कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में? 3 प्रकार के न्याय। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता।
तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है प्रस्तावना में? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचारों की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता है। जिसका जो धर्म है वो उसको माने, वो उसका अपना क्या है, उसके लिए वो स्वतंत्र है, अपने धर्म के अनुसार वो उपासना कर सकता है, वो भी उसकी स्वतंत्रता है, उसको उस पर भी स्वतंत्रता दी गई है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। और 2 प्रकार की समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, कोई भी अवसर हो, चाहे वो सरकारी नौकरी ही क्यों ना हो, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि जो देश का मुखिया है या राज्य का मुख्यमंत्री वो अपने लोगों को ही बिठाए, या जो अमीर लोग हैं उन्हीं को बिठाया जाए, गरीब लोगों को अवसर न दिया जाए। तो अवसर की समता की भी बात की गई है संविधान की प्रस्तावना में। तो कितने प्रकार की समता की बात की गई है? 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो समता है यहाँ पे 2, 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता की बात की गई है। प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो संविधान के प्रस्तावना में जितने भी महत्वपूर्ण टर्म थे दोस्तों, वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए हैं और उम्मीद करते हैं संविधान के प्रस्तावना आपको समझ में यहाँ पे आ गई होगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि क्या जो भारतीय प्रस्तावना है इसमें संशोधन किया गया है, और प्रस्तावना संबंधी जो प्रमुख वाद है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, और क्या जो संविधान की प्रस्तावना है ये संविधान का हिस्सा है या नहीं है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संशोधन। तो संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है अभी, और वो है 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। पहली बार जो संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया था 1976 में ही किया गया था, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद यानी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर, और अखंडता। ये 3 शब्द यहां से प्रश्न बनता है कि एक तो प्रश्न बनता है कि प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और किस संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो ये आप प्रस्तावना में दे सकते हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं 1976 में संविधान की प्रस्तावना में, और ये प्रभावी होते हैं 3 जनवरी 1977 से ये संविधान संशोधन प्रभावी हुआ। तो केवल एक बार अभी संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या जो संविधान की प्रस्तावना है ये संविधान का हिस्सा है या नहीं है? तो इस पर 2 महत्वपूर्ण वाद आते हैं दोस्तों, बेरोबारी मामला 1960 का, और एक आता है केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973। इसको समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। चर्चा करेंगे दोस्तों प्रस्तावना संबंधी वादों के बारे में, कब कब प्रस्तावना पे वाद हुआ और जिनमें माना गया, क्योंकि बेरोबारी संघ मामला 1960 जिसमें माना गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, जबकि जो दूसरे वाद जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे केशवानंद भारती बनाम केरलवाद, जिसमें माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो ऐसा क्या हुआ कि इसमें प्रस्तावना, इन दोनों वादों में कहीं ना कहीं प्रस्तावना संबंधी वाद भी देखने को मिला था। तो पहला मामला है बेरोबारी संघ मामला 1960 का। क्या है बेरोबारी संघ मामला? बेरोबारी एक यहाँ पे क्षेत्र था, ये यहाँ पे बेरोबारी। अब यहाँ पे अगर आप मैप को जूम करोगे, इसको जूम करने का प्रयास करते हैं और तब समझने का प्रयास करते हैं। पहले यह है यहाँ पे मैप, बेरोबारी संघ मामला 1960, यह है यहाँ पे बेरोबारी। और ये आप अभी देख रहे होंगे, अभी तो ये बांग्लादेश में ये सीमा है बांग्लादेश की है, ये
अब जैसे आप सभी जानते हैं कि जब भारत का विभाजन हुआ, दो भागों में बंट गया था भारत और पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान भी दो भागों में था उस समय। एक था पश्चिमी पाकिस्तान जो इधर है, और ये है पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि बांग्लादेश तो ये 1971 में बना, लेकिन पहले ये पूर्वी पाकिस्तान इसको कहा जाता था। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा का बंटवारा किया गया रेड क्लिफ द्वारा, तो उसने सीमा का बंटवारा जब किया था तो बेरोबारी में मामला ये फंस गया था कि बेरोबारी इसने मैप के हिसाब से तो इसको भारत में रखा, लेकिन इसका कोई लिखित वो नहीं दिया इसने कि जो बेरोबारी है वो भारत का हिस्सा है या पाकिस्तान का हिस्सा है, यानी पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा है या भारत का हिस्सा है। तो इसका फायदा उठाकर, क्योंकि मैप में तो ये भारत में दिखाया गया था, लेकिन इसका कोई लिखित उसने उल्लेख नहीं किया था, तो पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया और पाकिस्तान ने सर्वप्रथम 1952 में ये मामला उठाया कि जो बेरोबारी है वो उनका हिस्सा है। अब इसमें वाद छिड़ गया और एक समझौता होता है नेहरू और नून के बीच, नेहरू नून समझौता, नेहरू नून समझौता। नेहरू जो कि उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, और फिरोज शाह नून ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। तो इनके मध्य एक समझौता होता है 1958 में। और समझौता क्या हुआ कि नेहरू ने कहा कि जो ये बेरोबारी है हम आपको सौंप देंगे और उसके बदले कुछ हिस्सा आप भी हमें सौंप देना। लेकिन इसका विरोध हो गया भारत में। विरोध ये हो गया कि एक तो कि भारत का जो हिस्सा है क्या हम किसी दूसरे राष्ट्र को, दूसरे देश को दे सकते हैं, क्या संविधान में इसका उल्लेख है। और दूसरा ये कि वहां के जो लोग हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया कि एक तो हमने इस सरकार को चुना है और ये सरकार हमें ही दूसरे देश को दे रही है। और इस पर मुख्य वाद तब आया जब संविधान में जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावनावाद मैंने इसको क्यों कहा, क्योंकि प्रस्तावना में यहाँ पे दो शब्द देखने को मिलते हैं। वो दो शब्द कौन है? लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, और एक दूसरा शब्द है संप्रभु, संप्रभुत्ता। भारत कैसा है? लोकतांत्रिक गणराज्य है और संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। इन दोनों का अर्थ मैंने आपको अभी प्रस्तावना में समझाया। यानी लोकतांत्रिक गणराज्य, लोगों ने चुना है यहाँ की सरकार को, यानी यहाँ पर क्या है? लोकतंत्र है। यानी जब सरकार को लोगों ने चुना है तो क्या सरकार उन्हीं लोगों को जिन्होंने चुना है उनको दूसरे देश को दे सकती है, या उनका जो स्थान है जहां वो रह रहे हैं क्या उसको दूसरे देश को दे सकती है। और दूसरा था संप्रभुत्व, यानी भारत स्वयं क्या है? संप्रभु संपन्न राष्ट्र, स्वयं वो अपने निर्णय ले सकता है। या तो इसका मतलब क्या ये है कि वो स्वयं अपने जब निर्णय ले सकता है तो वो किसी भी हिस्से को दूसरे देश को दे सकते हैं। या कल के दिन भारत के कोई बीच कोई ऐसा स्थान आता है तो क्या वो अपनी मर्जी से, जो संसद है वो क्या उसको किसी दूसरे देश को दे सकती है? क्या संप्रभुत्व की परिभाषा ये कहती है कि नहीं कहती है? ऊपर से जब भारत संप्रभु स्टेट है, संप्रभु राष्ट्र है, तो क्या वो पाकिस्तान के कहने पर, पाकिस्तान के दबाव में बेरोबारी क्षेत्र उनको सौंप रहा है? भारत को स्वयं इस पर निर्णय लेना होगा। और ऐसा इसलिए प्रस्तावना संबंधी वाद यहाँ पे छिड़ गया। तो प्रस्तावना बीच में अड़ंगा बन रहा था, समझौता हो चुका था, और इस पर समझौता ये हो चुका था नेहरू और नून के मध्य की बेरोबारी हम पाकिस्तान को सौंपेंगे, बेरोबारी का जो ये क्षेत्र है। अब जब प्रस्तावना बीच में अड़ंगा डाल रही है, क्योंकि देखो प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है लोकतांत्रिक गणराज्य और संप्रभु, तो उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो गए आर्टिकल 143 143 के, ध्यान से समझना दोस्तों इसको, तभी आपको समझ में आएगा। आर्टिकल 143 के माध्यम से राजेंद्र प्रसाद पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेते हैं कि ये जो समझौता किया गया है क्या संविधान में कुछ ऐसा है कि इस समझौता को माना जाए, या संविधान में ऐसा है कि इस समझौते को नहीं मानना चाहिए। तो फिर कोर्ट ने इस समझौते पर पक्ष लेते हुए कहा, परामर्श दिया था, और तीन उल्लेख उसने परामर्श के तौर पर किए थे। 7वीं अनुसूची की संघ सूची का भाग 14 अनुच्छेद 253 और अनुच्छेद 243(1),
जिसमें कहा गया भाग 14 में, जो 7वीं अनुसूची है उसके भाग 14 में कहा गया था, इसके तहत भारत किसी अन्य देश के साथ संधि या समझौता कर सकता है और उसे देश में लागू कर सकता है। यानी जो नेहरू नून समझौता हुआ है उसको सही ठहराते हुए, मतलब इसके अकॉर्डिंग वो सही है। भाग 14 में ये कहा गया है 7वीं अनुसूची के कि भारत किसी अन्य देश के साथ संधि या समझौता कर सकता है, तो वही नेहरू ने किया समझौता और बेरोबारी पाकिस्तान को सौंपा जा सकता है। दूसरा परामर्श दिया अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद दूसरे देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता को लागू करने के लिए कानून बना सकती है। और तीसरा परामर्श था आर्टिकल 243(1) के तहत संसद को भारत के पूरे क्षेत्र या किसी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार है। तो इसका मतलब नेहरू नून समझौता ये हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। लेकिन बीच में अड़ंगा क्या बन रही है? प्रस्तावना। अगर प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, हिस्सा है, तो संविधान में लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की गई है, संप्रभुत्व की बात की गई है। इसका मतलब बिना लोगों की इजाजत के, क्योंकि लोकतंत्र है यहाँ पे, तो बिना लोगों की इजाजत के उनको दूसरे देश को नहीं सौंपा जा सकता। भारत संप्रभु राष्ट्र है, यानी भारत इसका मतलब ये नहीं कि भारत अपने किसी भी जमीन को दूसरे देश को सौंप सके। तो प्रस्तावना अड़ंगा बन रहा। और एक दूसरा यहाँ पे जो अड़ंगा बन रहा था वो बन रहा था आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3, क्योंकि अनुच्छेद 3 के तहत भारत किसी हिस्से, जो भारत की सीमा है उसमें परिवर्तन कर सकता है। लेकिन जो भारत की सीमा है, जैसे अगर कोई यहाँ पे स्टेट है, स्टेट की सीमा में वो परिवर्तन कर सकता है, राज्य की सीमा में वो परिवर्तन कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 3 में ये उल्लेख नहीं था। देखो, सीमा परिवर्तन का उल्लेख तो है आर्टिकल 3 में, सीमा परिवर्तन वो कर सकता है, लेकिन उस सीमा को वो किसी दूसरे देश के साथ वो नहीं कर सकते। सीमा परिवर्तित करके वो उस क्षेत्र को किसी दूसरे देश को नहीं सौंप सकता है। तो आर्टिकल 3 में भी ये उल्लेख नहीं है। तो राष्ट्रपति जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने कहा कि एक तो प्रस्तावना बन रही है बीच में बाधा, और एक आर्टिकल 3 में ये कहीं मेंशन नहीं है, तो क्या कहीं अन्य संविधान में ये मेंशन है कि ये समझौता हो सके? तो फिर ये मैंने आपको बता दिया, 3 परामर्श दिए सुप्रीम कोर्ट ने जिनके तहत ये समझौता मान्य माना गया। लेकिन निष्कर्ष क्या निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अनुच्छेद 3 के अनुसार नेहरू नून समझौता को लागू नहीं कर सकते, तो इसके अनुसार नहीं लागू कर सकते हैं, बल्कि जो ये 3 परामर्श दिए इनके अनुसार ये लागू हो सकता है। ऊपर जो ये 3 परामर्श है, क्योंकि अनुच्छेद 3 में कहीं नहीं लिखा गया है कि आप भारत के किसी क्षेत्र को अलग करके किसी दूसरे देश को दे सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन कर इसे प्रभावी बना सकते हैं, और प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। और अब जब प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है ही नहीं, तो प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणराज्य जो कहे गए हैं या संप्रभुत्व जो कहा गया है, और जब इसको संविधान का हिस्सा ही नहीं माना जा रहा है, तो ये इसमें बाधा नहीं बन सकता है। तो प्रश्न बनता है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, ये किस वाद में कहा गया? बेरोबारी संघ मामले में ये कहा गया था। तो उम्मीद करते हैं कि बेरोबारी संघ मामला आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। दूसरा वाद था यहाँ पे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। ये सबसे महत्वपूर्ण वाद है, और इसको कहा जा सकता है कि इसने भारतीय संविधान को, संविधान के मूल ढांचे को बचाया है। क्योंकि सरकार उस समय क्या करने लगी थी? संविधान के मूल ढांचे से छेड़खानी करने लगी थी। सरकार संविधान के किसी भी हिस्से को, किसी भी हिस्से में संशोधन करने लग गई थी। तो इसलिए ये उसमें, इस वाद ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो पहले समझने का प्रयास करते हैं कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो वाद है 1973, ये है क्या? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद हुआ था दोस्तों 1973 में। और ये देखो, इसके पहले इतिहास में चलते हैं क्या हुआ था। केरल सरकार ने केरल लैंड रिफॉर्म एक्ट पारित किया था। लैंड रिफॉर्म एक्ट यानी केरल भूमि रिफॉर्म एक्ट। और इस एक्ट के माध्यम से केरल सरकार ने जमींदार हो गया या जिनके पास अत्यधिक भूमि है, उनकी भूमि को क्या किया? छीनना शुरू किया। तो उस समय केरल में एक मठाधिकारी थे केशवानंद भारती। तो केशवानंद भारती के पास जो मठ था, मठ के पास कई हेक्टेयर यहाँ पे लैंड या भूमि हुआ करती थी, जिस पर केरल सरकार ने क्या किया? उसको इस केरल लैंड रिफॉर्म के माध्यम से उसको
छीना केशवानंद भारती का जो मठ था उससे। तो अब यहाँ पे केशवानंद भारती पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने हवाला दिया आर्टिकल 26 का। इसको ध्यान से समझना आप, आर्टिकल 26 का हवाला देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आर्टिकल 26 के अनुसार धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता है हर किसी व्यक्ति को, और हमारे धार्मिक मामला है, ये हमारा धार्मिक मठ है और ये धार्मिक मठ की संपत्ति है, और हमें संविधान हमारे मूल अधिकार है कि हम धार्मिक प्रबंधन की हमें स्वतंत्रता है। तो इसलिए जो ये धर्म के मामले में केरल लैंड रिफॉर्म के माध्यम से हमारी भूमि को छीना जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा है। और एक दूसरा हवाला दिया उन्होंने संपत्ति के अधिकार का, कि उस समय संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार हुआ करता था। संपत्ति अधिकार को मूल अधिकार से 1978 में हटाया गया, यानी इस समय संपत्ति का अधिकार क्या है, मूल अधिकार है। तो जब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है, तो इनके पास जो संपत्ति इन्होंने अर्जित कर रखी है, तो उसको केरल सरकार कैसे ले सकती है, वो तो उनका मूल अधिकार था। तो हमारा मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो इसलिए केशवानंद भारती पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में बहुत बहस छिड़ जाती है और लगातार इसमें सुनवाई होती है, और अंत में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 24 अप्रैल 1973 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जाता है। ये फैसला क्या था? सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये फैसला 13 जजों की बेंच ने सुनाया, जो कि अब तक का सबसे बड़ी बेंच है। 13 जजों की बेंच ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो था इसका फैसला सुनाया, और जो फैसला आया वो आया 7-6 के बहुमत से। लेकिन ये किसके पक्ष में आए? केरल सरकार के पक्ष में। इसमें केशवानंद भारती हार जाते हैं, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अन्य निर्णय भी सुनाए, और वो थे ऐतिहासिक निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, और जब संविधान में संशोधन कर सकती है, यानी मूल अधिकार भी संविधान का हिस्सा है, तो मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। और अगर कहीं पर उचित लगे तो सरकार जो मूल अधिकार हैं लोगों के, तो क्योंकि ये मूल अधिकार को ही हनन हो रहा था इन हिसाब से, लेकिन यहाँ पे केरल लैंड रिफॉर्म एक्ट के माध्यम से उनमें परिवर्तित करके उनका कहीं ना कहीं हनन किया जा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ठीक है, चलो संसद क्या कर सकती है, अगर संसद को सही लग रहा है तो वो संविधान में संशोधन कर सकती है, मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है आर्टिकल 368 के तहत। लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, यानी जो मूल ढांचा है, परिवर्तन नहीं कर सकती। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उस समय सरकार क्या करने लगी थी, अपनी मर्जी से संविधान में संशोधन करने लग गई थी। जो उनको सही लग रहा था वो अपनी मर्जी से संविधान में संशोधन कर रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये तो कहीं ना कहीं जो संविधान लिखा गया है, कहीं सरकार ये न करे कि पूरे संविधान को ही क्या कर दे, बदल न दे। तो इसलिए संविधान का जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें सरकार परिवर्तन नहीं कर सकती है। अब सरकार ने पूछा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मूल ढांचा क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल ढांचा वो हम डिसाइड करेंगे। अगर सरकार कोई संविधान संशोधन करती है, फिर हम उसको अगर हमें लगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है परिवर्तन हो रहा है, तो हम सरकार को उस मामले में रोकेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, प्रस्तावना में या संविधान में कहा गया है कि भारत क्या है, एक गणराज्य है। अब माना कल के दिन सरकार क्या करती है कि गणराज्य शब्द को हटाकर इसमें क्या जोड़ती है, वंशानुगत जोड़ देती है, तो फिर भारत में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर जो क्या है, जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत हो जाएगा। तो ये संविधान का एक मूल ढांचा है। गणराज्य में कभी भी संसद क्या नहीं कर सकती है, परिवर्तन नहीं कर सकती है, इसको वंशानुगत में परिवर्तित नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार की मतलब के बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसका डिसीजन कौन लेगा, वो सुप्रीम कोर्ट लेगा। तो यहाँ तक दोस्तों आप समझ गए होंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद क्या था। और प्रस्तावना के बारे में ये जो वाद था, प्रस्तावना को इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो
प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया गया वो 1976 में ही किया गया, 1973 के बाद किया गया 1976 में, क्योंकि अब प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। देखो बेरोबारी संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, जबकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। और इसलिए 1976 में, क्योंकि संविधान में संसद क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, यानी वो मूल अधिकार में परिवर्तन कर सकता है, प्रस्तावना में भी परिवर्तन कर सकता है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए प्रस्तावना में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए। तो उम्मीद करते हैं कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद आप समझ गए होंगे। तो अभी तक दोस्तों हमने संविधान के प्रस्तावना के बारे में चर्चा की, और संविधान की प्रस्तावना से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो हमने डिस्कस किए। यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न अब नहीं छूट सकता। अब आगे बढ़ेंगे और संविधान की अनुसूची के बारे में चर्चा करेंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में। अभी वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। लेकिन मूल रूप से संविधान में थी 8 अनुसूची। यह मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। जब संविधान को एडॉप्ट किया गया, अंगीकृत किया गया, तो उस समय मूल रूप से संविधान में 8 अनुसूचियां थी और 4 अनुसूचियां बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं। तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। प्रथम अनुसूची क्या है? भारतीय संघ के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। आर्टिकल 1 में हम जब पढ़ेंगे कि भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ है, और राज्यों की सूची कहाँ दी गई है? प्रथम अनुसूची में दी गई है, क्योंकि वहां पे वो है ना कि अगर राज्यों का संघ है तो वो कौन कौन से राज्य हैं, वो कौन कौन से राज्य हैं, इसका जवाब किसमें हमें मिलेगा? प्रथम अनुसूची में। तो भारतीय संघ के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है प्रथम अनुसूची में। दूसरी अनुसूची है भारत राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, पेंशन और भत्ते का उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में। विभिन्न पदाधिकारी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो भी विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके वेतन, पेंशन और भत्ते का उल्लेख मिलता है दूसरी अनुसूची में। अब जो पदाधिकारी हैं वो पदाधिकारी तभी बनेंगे जब वो शपथ लेंगे। तो शपथ के लिए भी तृतीय अनुसूची में उल्लेख है। तो शपथ के लिए तृतीय अनुसूची में उल्लेख है। विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख मिलता है तृतीय अनुसूची में। अब जो शपथ लेकर ये कहां जाएंगे? ये शपथ लेकर जाएंगे राज्यसभा में। मतलब मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है? देखो कोई अधिकारी है, उसको वेतन के लिए वो अधिकारी बना। अधिकारी बनने के लिए उसको पहले शपथ लेनी होगी, तो वो है तीसरी अनुसूची। और फिर जब शपथ लेगा तो फिर वो जाएगा राज्यसभा में। तो चौथी अनुसूची में हमें देखने को मिलता है राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। राज्यसभा में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कैसा होगा, इसका विवरण देखने को मिलता है चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख। और छठी अनुसूची में भी कुछ इसी प्रकार की है, लेकिन यह है केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है पांचवी अनुसूची में, जबकि जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान मिलता है छठी अनुसूची। नेक्स्ट है यहाँ पे सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में क्या है? केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में उल्लेख। सात से आप 9 इस प्रकार से भी इसको ले सकते हैं। 7 से शक्ति, 7 से क्या आ रहा निकल के? शक्ति आ रहा निकल के। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे में उल्लेख मिलता है। और इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखो संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार है केंद्र का या संसद का। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार है राज्य सरकार का यानी विधानमंडल का। और समवर्ती सूची में दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन समवर्ती सूची में अगर कानून आपस में टकरा जाते हैं तो फिर किसके संविधान, किसके नियम को, किसके कानून को मान्यता दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी? तो वो है केंद्र का यानी संसद का जो होगा।
इसके बारे में अभी हम डिटेल्स में जब आगे अभी हम बढ़ेंगे संविधान में तो इसके बारे में डिटेल्स में आगे चर्चा होगी कि क्या है ये सूचियां और इनमें कौन कौन से विषय आते हैं। 8वीं अनुसूची है, भाषाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन मूल रूप से जब संविधान बना तो उसमें केवल 14 भाषाएं थी। 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन अभी वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये 8 अनुसूचियां ये थी अभी तक मूल अनुसूची। अब आगे जो ये 4 अनुसूचियां हैं इनको संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। आती यहाँ पे 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को देखो, 9वीं अनुसूची है क्या, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। यानी राज्य क्या करेगा, संपत्ति को अधिग्रहित करेगा और इसमें जो इसके जो नियम काम है, इसकी जो विधि है उसका उल्लेख मिलता है। अब क्या है ये संपत्ति का अधिग्रहण, इसको समझते हैं। प्रथम संविधान संशोधन, संशोधन 1951 के माध्यम से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई भारतीय संविधान में, जिसमें उल्लेख था भू सुधारों और जमींदार प्रणाली के उन्मूलन संबंधी अधिनियम। देखो उस समय क्या परिस्थिति, भारत आजाद हुआ 1947 में, 1950 में हमारा संविधान भी लागू हो गया। लेकिन भारत सरकार ने देखा कि अभी भी भारत में जो अधिकांश जमीन है, जो भूमि है, वो भूमि मालिकों के पास है, जमींदारों के पास है, साहूकारों के पास है। और वो क्या करते हैं, जो किसान होते हैं उनको वहां पे मजदूरी देते हैं और बहुत कम वेतन में। यानी कुल मिला के जो भूमि का पर एक तरफा राज था वो किसका था, जमींदारों का था। तो इसलिए सरकार ने कहा कि इन जमींदारों से हम भूमि अधिग्रहण करेंगे, भूमि को छीनेंगे और किसानों को देंगे, क्योंकि किसान किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है और भारत तो कृषि प्रधान देश था। तो इसलिए सरकार ने 9वीं अनुसूची लाई, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से। और जमींदारों से क्या छीनी, भूमि छीनी। अब जमींदार कहाँ जाते, सुप्रीम कोर्ट में गए सीधे, क्योंकि कोई भी अगर किसी का भी हनन होता है तो वो कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये भूमि कानून है, जो ये अधिग्रहण संबंधी विधि जो सरकार ने लाई है, इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। उस समय 1951 में, ठीक है, ये कहा था न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया। तो फिर सरकार के पक्ष में निर्णय किया और सरकार ने जो भूमि मालिक थे, जो जमींदार थे, उनकी भूमि पर अधिग्रहण करना शुरू किया। ये उल्लेख मिलता है 9वीं अनुसूची में। लेकिन यहाँ पे आपको समझने का प्रयास करना होगा कि 24 अप्रैल 1973 को, अभी मैंने ऊपर एक केस के बारे में चर्चा की थी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस, वो भी लैंड रिफॉर्म के संबंध में था। तो इस केस के बाद, मतलब इस केस को देखते हुए ये केस आया और फिर 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया, 11 जनवरी 2007 को। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो अब न्यायिक समीक्षा की जाएगी। यानी 1951 से लेकर 1973 तक जो ये विधियां थी, जो भूमि संबंधी ये कानून बनाए गए थे सरकार द्वारा, इसमें न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी। लेकिन 2007 में ये निर्णय सुनाया कि 1973 के मामले हैं जो, तो 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानून की न्यायिक समीक्षा अब हो सकती है। तो पहले नहीं हो सकते, अब ये हो सकती है। उम्मीद करता है कि यहाँ पे आप समझ गए होंगे। 10वीं अनुसूची, दल बदल संबंधी प्रावधानों का इसमें उल्लेख देखने को मिलता है। और ये दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख जो इसमें है, ये जोड़ा गया 52वां संशोधन किया गया संविधान में 1985 में। देखो 1951 में 9वीं अनुसूची, तो आपको 52 रखना है सीधे। इसके बाद 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से जोड़ी गई और इसमें प्रावधान है दल बदल संबंधी उल्लेख। 11वीं अनुसूची, पंचायत की शक्ति, प्राधिकार व जिम्मेदारियों का उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। और जो 11वीं अनुसूची है, इसको
73वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची यह आपकी नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकारियों व जिम्मेदारियों का उल्लेख इसमें देखने को मिलता है और ये जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1992 में। तो ये जो तीनों अनुसूचियां इनके बारे में अभी डिटेल्स में आगे संविधान में चर्चा होगी, क्योंकि इस पर तो एक अलग ही वीडियो बनेगी। जो पंचायती राज है वो तो बाद में भी अलग ही वीडियो बनेगी, और ये दल बदल संबंधी जो प्रावधान है ये आगे अभी जब हम डिस्कस करेंगे संसद के बारे में, तो वहाँ पर ये दलों के बारे में चर्चा होगी, तो वहाँ पर ये डिटेल्स में आपको समझाया जाएगा कि क्या प्रावधान है। तो संपूर्ण सूचियां जो 12 की 12 अनुसूचियां हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। अब एक लास्ट यहाँ पे इसमें टॉपिक छूट जाता है संविधान के स्रोत, क्योंकि कई बार यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ समझाने के लिए विशेष है नहीं, लेकिन ये स्रोत भी आपको याद करने होते हैं। अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न में पूछे जाते हैं। संविधान के स्रोत यानी जो संविधान है भारत को कहाँ कहाँ से लिया गया है, कौन कौन से विदेशी संविधान उसके स्रोत हैं। सबसे पहले ब्रिटेन का संविधान, जो संसदीय व्यवस्था ली गई है, भारत में क्या है संसद है, तो वो ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता। देखो भारत में क्या है, एकल नागरिकता है, यानी जो यहाँ का नागरिक है वो केवल भारत की ही नागरिकता रख सकता है। अगर वो किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी या उससे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। तो एकल नागरिकता है भारत में। कैबिनेट प्रणाली भारत में, ये भी ब्रिटेन से ली गई है, ये भी ब्रिटेन से ली गई है। विशेषाधिकार रिट, ये भी कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। और संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदन सदन है, एक उच्च सदन है, एक निम्न सदन है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। तो ये व्यवस्था भी, द्विसदनात्मक व्यवस्था भी ली गई है ब्रिटेन से। यहां तक दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब देखो संसदीय व्यवस्था में क्या है, द्विसदन है और राष्ट्रपति भी है। तो राष्ट्रपति का पद भी कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से ही लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने देख दिया संसदीय व्यवस्था, राष्ट्रपति का पद, ये सारे जो विशेषताएं हैं ये ब्रिटेन से ली गई हैं। अमेरिका से क्या क्या विशेषताएं ली गई हैं, मौलिक अधिकार, जो मूल अधिकार है वो अमेरिका से लिए गए, जबकि मूल कर्तव्य लिए गए हैं रसिया से, रूस से, सोवियत संघ से। तो मौलिक अधिकार ये लिए गए अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा, किसी मामले में न्यायिक समीक्षा हो सकती है तो वो भी लिया गया है अमेरिका से। राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति में महाभियोग लगाए जाने के जो का जो प्रावधान है ये भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से ही लिया गया है। देखो राष्ट्रपति का पद लिया गया है कहाँ से, ब्रिटेन से, लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग, उसे हटाए जाने का जो ये प्रावधान है वो अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का प्रावधान भी अमेरिका से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद भी उपराष्ट्रपति का जो पद है ये भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। यहां तक दोस्तों आप समझ गए होंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, समवर्ती सूची, ये कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है, यानी संसद भी कानून बना सकती है और विधानमंडल भी कानून बना सकता है। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अभी आगे हम डिटेल्स में समझेंगे। ये सारे जो विशेषताएं ये तो आगे आप समझ जाओगे अभी डिटेल्स में, लेकिन ये आपको जरूर समझना है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो संयुक्त बैठक पद ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कनाडा से क्या क्या लिया गया है, संघीय व्यवस्था, ये भी कनाडा से ली गई है। और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, देखो राज्यपाल का पद तो लिया गया है कहां से, राज्यपाल का पद लिया गया है अमेरिका संविधान से। लेकिन जब राज्यपाल का पद लिया गया था तो बहुत सारे संविधान में इस पर बहस छिड़ी थी कि जो राज्यपाल का पद है, राज्यपाल को मतलब जो पद है उसका क्या किया जाना चाहिए, उसको एक सीधे उसको नियुक्त किया जाना चाहिए या उसका निर्वाचन किया जाना चाहिए। तो ये कनाडा से लिया गया, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति किस प्रकार की जानी है, तो राज्यपालों का भी क्या होता है, निर्वाचन होता है। तो केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है ये कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, जबकि राज्यपाल का पद वो अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
ये भी अभी जो कि भाग 4 में है, इसके बारे में हम डिटेल्स में आगे चर्चा करेंगे। तो नीति निषेध सिद्धांत लिए गए हैं आयरलैंड से। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है, अब देखो यहाँ पे राष्ट्रपति का पद लिया गया है ब्रिटेन से, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। जिस प्रकार उपराष्ट्रपति का पद लिया गया था अमेरिका से, लेकिन उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, जो उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया है, वो कनाडा से ली गई है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। सोवियत संघ यानी रूस से लिए गए हैं मूल कर्तव्य, मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, जबकि मूल कर्तव्य लिए गए हैं रसिया से। प्रस्तावना में न्याय के जो आदर्श हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये भी कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। उसके बाद जर्मनी से भी कुछ विशेषताएं ली गई हैं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है। ये विशेषता कहाँ से ली गई है? जर्मनी से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव और भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है। आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन होता है। भारतीय संविधान में संशोधन साधारण बहुमत से होता है, विशेष बहुमत से होता है। इसके बारे में आगे हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। लेकिन जो ये भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, ये कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और गणतंत्र जो शब्द है, और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्र के आदर्श, ये भी फ्रांस से दिए गए हैं। और ये सभी शब्द आपको प्रस्तावना में देखने को मिलते हैं, जो कि कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं। तो दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त हो जाता है। और आज हमने चर्चा की प्रस्तावना में, अनुसूची में और संविधान के जो स्रोत हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।